हॉलीवुड फिल्मों का एक हीरो जिसकी तमाम जिंदगी लंदन, न्यूयॉर्क और मिलान जैसे पश्चिम के बड़े बड़े शहरों में गुजरी, जिसके दोस्तों में लेडी गागा से लेकर ब्रुनोई तक दुनिया के बड़े बड़े रॉकस्टार शुमार हों और जिसकी बेस्ट फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन कैनेडी हो, वो एक रोज अचानक हवाई जहाज से हिंदुस्तान के एक सूबे में उतरता है और ऐलान करता है कि वो इस सूबे से चुनाव लड़ने वाला है। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने अपनी तमाम जिंदगी पश्चिम के बड़े बड़े शहरों में गुजारी हो, वो हिंदुस्तान के एक सूबे में आकर चुनाव कैसे लड़ सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मगर लोगों को हैरत तब होती है जब हॉलीवुड फिल्मों का वो हीरो हिंदुस्तान के एक सूबे से सांसदी का पर्चा दाखिल कर देता है। लोगों ने कहा दाखिल ही तो किया है, जीतेगा थोड़ी। जिसे ना उस इलाके के लोगों की जबान समझ में आती है, ना भाषा समझ आती है, ना संस्कृति के बारे में पता है, ना समस्या के बारे में पता है, ना लोगों को पहचानता है, ना लोग उसे पहचानते हैं, वो चुनाव जीत कैसे सकता है। मगर हैरत तो तब होती है जब वो शख्स महज 1 महीने बाद होने वाले उस लोकसभा चुनाव में फतह हासिल कर संसद में जाके बैठने लगता है। लोगों ने कहा सांसद ही तो बने हैं, कौन से मंत्री बन गए हैं। मगर हैरत का ठिकाना तो तब नहीं रहता है, लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है तब लोगों के, जब वो शख्स उस सूबे के भीतर हवाई जहाज से उतरने के महज चंद महीनों के भीतर मुख्यमंत्री बन जाता है। लोगों ने कहा पैसे वैसे देके बन गया होगा मुख्यमंत्री, सूबे के नेताओं से साठगांठ कर ली होगी। मगर ये साठगांठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। जिसने अपनी तमाम जिंदगी पश्चिम के शहरों में गुजारी हो, वो भला हिंदुस्तान के एक सूबे में क्या मुख्यमंत्री का शासन चला लेगा। महीने 2 महीने की बात है, कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। मगर वो शख्स मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 25 बरस बैठता है। लगभग 2.5 दशक तक हिंदुस्तान के एक सूबे के मुखिया के पद पर बैठने वाला हॉलीवुड फिल्मों का वो हीरो आखिर है कौन। सवाल कौन रहा होगा आपके जहन में। तो आइए हमारे साथ, आइए आपको देते हैं आपके जहन में उमड़ते घुमड़ते हुए हर सवालों का जवाब, जो जवाब छिपा हुआ है लुटियंस के हरे भरे बागानों के बीच बने एक खूबसूरत बंगलों के बीच। यह दौर था 1975-76 का और इस बंगलों के आगे वाले कमरे में आयोजित हो रही थी एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट पार्टी। इस पार्टी में देश के नामी गिरामी बिजनेसमैन के बेटे बेटियां, देश के बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के बेटे बेटियां, देश के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियां और दिल्ली के तमाम सोशलाइट सर्कल के एलीट पर्सन शुमार हो रहे थे कि तभी अचानक सभी की निगाहें मानो इस हॉल के दरवाजे पर जाके ठिठक जाती हैं, क्योंकि इस दरवाजे से इस पार्टी के भीतर दस्तक दे रहा था एक नवविवाहित युगल। यह देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी और उनकी पुत्रवधू सोनिया गांधी थी। उस दिन राजीव ने काले रंग का गिलफ लगा हुआ क्रीचदार कुर्ता पहना था और सोनिया ने एक खूबसूरत सी व्हाइट कलर की ड्रेस जो टखनों तलक आ रही थी। सोनिया राजीव हॉल के भीतर दस्तक देते हैं, दोनों इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं कि तभी सोनिया की नजर हॉल के कोने में खड़े हुए जीन्स टी शर्ट पहने एक लड़के पर जाके ठिठक जाती है, जो हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए विस्की पी रहा था। सोनिया राजीव की तरफ देखती हैं और कहती हैं इज ही एनपी। जब तक राजीव को जवाब देते तब तक पार्टी के मेजबान मार्तंड सिंह मुस्कुराते हुए सोनिया के पास आते हैं और सोनिया से कहते हैं यस ऑफ कोर्स ही इज एनपी। और फिर मार्तंड सिंह एनपी के पास जाते हैं और एनपी को अपने साथ लाते हैं, जिसके बाद उस लड़के ने सोनिया से हाथ मिलाते हुए कहा ओ सोनिया, यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन दिस प्रिटी ड्रेस, फ्रॉम वेयर यू बाय दिस, वेलिंगटन। सोनिया ने कहा नो इट्स नॉट फ्रॉम वेलिंगटन, इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम माई ओन बुटीक इन खान मार्केट। और इसके बाद उस पूरी पार्टी के दौरान जीन्स टी शर्ट पहने हुए उस लड़के और सोनिया के बीच इसी तरह की गुफ्तगू होती रहती है, जिससे उस पार्टी में मौजूद हर एक शख्स को इल्हाम हो जाता है कि वाकई ये शख्स सोनिया गांधी का शायद सबसे खास दोस्त है। और ये दोस्त कौन है? वही हॉलीवुड फिल्मों का हीरो। अगर परिचय अब तक भी ना मिला हो तो आइए एक और परिचय दिए देते हैं इस हॉलीवुड फिल्म के हीरो का। ये 1960 का दशक था और देहरादून से करीब 20 किलोमीटर दूर दून स्कूल ऑफ बॉयज के क्लासरूम में बैठे हुए थे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती संजय गांधी।
और उनके साथ उनके बगल में बैठा हुआ था उनका बचपन का सबसे जिगरी यार। ये यार कोई और नहीं, यही हॉलीवुड फिल्मों का हीरो था। चलिए, अगर अभी भी इस हॉलीवुड फिल्मों के हीरो के परिचय से तृष्णा ना भरी हो तो आपको एक और परिचय दिए देते हैं इसका। आइए हमारे साथ चलते हैं एक और महल नुमा घर के एक आलीशान कमरे के बीच। सफेद रंग के मार्बल की फर्श लगी हुई है, चारों ओर नक्काशीदार गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं, बीच में सफेद रंग के 2 सोफे हैं जिन 2 सोफों पे 2 शख्स बैठे हुए हैं। बीच में छोटी सी मेज है जिस पे रखा हुआ है एक सेलफोन जो बार बार घनघना रहा है, क्योंकि उस सेलफोन पर बार बार आ रहा है एक खास फोन कॉल लाल कृष्ण आडवाणी का, जो 46 हत्याओं के बाद पार्टी के भीतर मचे कोलाहल से त्रस्त हैं और बार बार एक शख्स को फोन कर रहे हैं और वो शख्स सोफे पर बैठा हुआ बार बार आडवाणी का वो फोन उंगली से काट रहा है। आडवाणी का वो फोन काटने वाला शख्स कोई और नहीं, हॉलीवुड फिल्मों का यही हीरो था। अगर अब भी इसके परिचय से मन ना भरा हो तो आइए आपको इसका एक और परिचय दिए देते हैं। देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस बात का ऐलान कर चुके हैं, अगर नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पर्दे के पीछे से काम कर रहे हॉलीवुड फिल्मों के इसी हीरो की बदौलत। अब समझ नहीं आ रहा होगा कि यह कहानी कहां से शुरू होती है, कहां हॉलीवुड फिल्मों का हीरो जिसने अपनी तमाम जिंदगी लंदन, न्यूयॉर्क और मिलान में गुजारी, जिसकी बेस्ट फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्त, जो पश्चिम के बड़े बड़े रॉक स्टार का दोस्त था, फिर संजय गांधी का क्लासमेट कैसे हो गया, फिर सोनिया गांधी का दोस्त कैसे हो गया, फिर 25 बरस तक उस सूबे का मुख्यमंत्री कैसे बना रहा जिसकी जुबान तलक उसे नहीं आती है, फिर आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी की 46 हत्याओं का क्या मामला है, आडवाणी फोन क्यों कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में इस शख्स का क्या योगदान है। कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं जो आसानी से समझ नहीं आती हैं। यह दास्तान शुरू होती है 17 अप्रैल 1997 के रोज, जब हिंदुस्तान के एक तटीय सूबे में एक बड़े नेता का निधन समारोह आयोजित था। जाहिर सी बात है, जब ऐसा बड़ा नेता सूबे से जाता है तो उसके निधन की सहानुभूति की लहर सूबे के भीतर काफी दिनों तक स्पंदित रहती है और उस लहर का फायदा उठाने के लिए तमाम सियासी किरदार अपने अपने आप को उस नेता का सियासी उत्तराधिकारी घोषित करने में लग जाते हैं। और कुछ इसी तरह की खींचतान नजर आ रही थी इस नेता के पार्टी कार्यालय के भीतर, जहां तमाम नेता अपने अपने आप को इस नेता के सियासी वारिस के तौर पर घोषित कर रहे थे। वैसे ये खींचतान महज इस नेता के पार्टी कार्यालय के भीतर नहीं चल रही थी, इस नेता के आवास पर भी चल रही थी, जहां गहन मंत्रणा चल रही थी कि क्या इस नेता की सियासी विरासत इसका कोई बेटा आगे लेकर जाएगा या फिर इसकी सियासी विरासत यूं ही सियासी फलक पर धूमिल होती चली जाएगी। गहन मंत्रणा का दौर चलता है, जिस मंत्रणा के बाद इस नेता के तमाम पुत्र एक सिरे से ऐलान कर देते हैं कि ना, उन्हें सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अपने पिता की सियासी विरासत आगे लेकर नहीं जाने वाले हैं। मगर तभी इस नेता का सबसे छोटा बेटा कमरे के भीतर दस्तक देता है और अंग्रेजी में बोलता हुआ कहता है, when all of you decided that you can't take progress to the legacy of our father, so I will take the responsibility and I go further with the legacy of my father। जो ही शख्स की जुबान से ये लफ्ज निकलते हैं पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, और फिर अचानक एक जोरदार कहकहा लगता है, पूरा घर हंसने लगता है कि तुम सियासत करोगे। सियासत का सा भी समझ आता है? जिस सूबे में सियासत करने के बारे में सोच रहे हो वहां गए भी हो कभी? वहां कितने जिले हैं मालूम है? जिलों के नाम मालूम है? सामने खड़ा उस नेता का छोटा बेटा जवाब देता है, नहीं मालूम है। यस, आई नेवर नो, बट आई रीड पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, एंड यू ऑल विल सी हाउ कैन आई चेंज द पॉलिटिकल डायस्पोरा ऑफ दिस स्टेट, एंड डेफिनेटली आई विल रूल दिस वंस अ टाइम। जिसके बाद ये नेता पुत्र महोदय सीधा पहुंचते हैं अपने पिताजी के पार्टी कार्यालय में और वहां पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले विजय महोदय से बातचीत करते हैं। जिस मुलाकात के भीतर विजय और इस नेता पुत्र के बीच एक डील सरीखी हुई। यह डील बंद कमरे के भीतर हुई थी। डील कैसी थी
यह हमें बाद के सियासी प्रक्रमों को देखकर समझ आ जाता है। डील कुछ इस प्रकार थी कि विजय से इस नेता पुत्र ने कहा कि मैं अपने पिता की सियासी विरासत को आगे लेकर जाना चाहता हूं, मगर मुझे दिल्ली की राजनीति करनी है, सूबे की नहीं। मगर ऐसा करने के लिए मुझे स्थानीय नेताओं की जरूरत होगी, स्थानीय स्तर पर संगठन चाहिए। मुझे यहाँ के लोगों की बोली समझ नहीं आती है, ना मैं बोल पाता हूं, मैं सिर्फ अंग्रेजी बोल पाता हूं। तो किस कदर मैं चुनाव जीत सकता हूं, यह जिम्मेदारी आपकी हुई। आप मुझे अपने पिता की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी बनाइए और मैं आपको इस सूबे की सियासी कमान दे दूंगा। विजय को भी लगा सौदा तो फायदे का है, क्योंकि इससे एक जबरदस्त फायदा होगा कि उस गुजर चुके नेता के सियासी उत्तराधिकार के विषय में जो रस्साकसी चल रही है वो एक झटके में समाप्त हो जाएगी और वो सियासी उत्तराधिकार किसी और नेता के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका खुद का बेटा सियासत में है तो उनका सियासी उत्तराधिकारी यही। और ये नेता विजय की उंगली पर ही नाचेगा, क्योंकि इसे चुनाव जिताने वाले भी खुद विजय ही होंगे। तो विजय के लिए ये चित भी उनकी और पट भी उनकी वाली सूरत थी। डील फिक्स हो चुकी थी और फिर आने वाले सियासी प्रक्रम इसी डील के सहारे होते चले जाते हैं। सबसे पहले इस नेता पुत्र का पर्चा भराया जाता है अस्का लोकसभा क्षेत्र से। ये वही लोकसभा क्षेत्र था जहां इस नेता महोदय के पिताजी चुनाव लड़ा करते थे। जाहिर सी बात है, जब पिताजी के लिए सहानुभूति की ऐसी लहर हो तो उसके बेटे को देखकर जनता आंख बंद कर ठप्पा दबा आई। इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो नेता अंग्रेजी में भाषण देता है कि हिंदी में भाषण देता है, वहां के लोगों की बोली बोलता है कि नहीं बोलता है, बस वो उस गुजर चुके नेता का बेटा है, इतना काफी था परिचय के लिए, जनता को उसे वोट देने के लिए। और रही सही कसर, विजय ने अपने संगठन की ताकत झोंक के पूरी कर दी, जिसके बाद अस्का लोकसभा क्षेत्र से चुनकर ये नेता पुत्र महोदय सीधा पहुंच जाते हैं देश की संसद के भीतर। फिर बरस 1998 के लोकसभा चुनाव आते हैं। उन लोकसभा चुनाव में भी ये नेता पुत्र महोदय अस्का से ही चुनाव लड़ते हैं, जीत के संसद पहुंचते हैं। फिर 99 के लोकसभा चुनाव आते हैं, फिर अस्का से लड़ते हैं, फिर जीत के संसद पहुंचते हैं और इस दफा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लेते हैं, जिसके चलते महज 2 बरस के भीतर ये नेता पुत्र, जो अब तक कभी उस सूबे के भीतर भी नहीं दाखिल हुआ था, वो उस सूबे की तरफ से बतौर कैबिनेट मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नजर आने लगा था। मगर ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि असल कहानी तो शुरू होती है बरस 2000 से, जब दहलीज पर दस्तक देते हैं इस नेता पुत्र के अपने सूबे के विधानसभा चुनाव। जाहिर सी बात है, इन चुनावों के भीतर तय था कि उस गुजर चुके नेता की सहानुभूति के चलते इस नेता पुत्र की पार्टी ही चुनाव जीतेगी। और जैसा कि डील तय हुई थी, ये नेता पुत्र बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय को ही प्रेषित करेंगे सूबे के नेता के तौर पर और अपना केंद्र की सियासत संभालेंगे। और इस नेता ने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। सूबे के भीतर के तमाम टिकट विजय ने ही बांटे, सूबे के भीतर चुनाव की तैयारियों का जिम्मा विजय ने ही संभाला, खुद पाटकुरा विधानसभा सीट से पर्चा भी दाखिल कर दिया। पार्टी के भीतर भी तमाम नेता विजय को ही अपना भावी मुख्यमंत्री मान रहे थे। जिस दिन नामांकन का आखिरी रोज था, उस रोज दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब पार्टी कार्यालय के भीतर एक मीटिंग का ऐलान किया दिल्ली में बैठे हुए इसी नेता पुत्र ने, यह कह के कि सूबे के भीतर के सियासी हालातों की समीक्षा उन्हें भी करनी है, भाई उन्हें पता होना चाहिए कि सूबे में क्या हो रहा है। विजय को भी लगा अच्छी बात है, मीटिंग में शामिल हो जाएंगे तो इन्हें भी सूबे के सियासी हालातों के बारे में कुछ इल्हाम हो जाएगा। मगर विजय तय समय से पहले ही पहुंच गए पार्टी कार्यालय। 2 बज रहा था, इंतजार हो रहा था इसी नेता पुत्र का, मगर 2:30 बज गए, 3 बज गए। जब 3:15 बज गए और ये नेता पुत्र नहीं आया, तब विजय ने इन्हें फोन लगाया, फोन उठा नहीं। फिर करीब 3:30 बजे विजय के फोन पे एक फोन आता है, विजय फोन उठाते हैं। फोन पर उस पार से पाटकुरा विधानसभा सीट के कार्यकर्ता बोल रहे थे, जिन्होंने विजय को सूचित किया, अरे विजय जी, आपका तो सियासी पर्चा ही कैंसिल कर दिया गया है। आपने जो पर्चा दाखिल किया था पाटकुरा विधानसभा सीट से, वो कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह सब्यसाची को चुनावी उम्मीदवार बना दिया गया है। विजय को समझ नहीं आया, यह फैसला किसने किया, कब किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया, वो भैया है ना दिल्ली वाले, उन्होंने करवाया है, अभी आए थे, बोले आपका पर्चा काटो और सब्यसाची का पर्चा लगाओ। तो अब आपका पर्चा कैंसिल हो गया है और सब्यसाची चुनाव लड़ रहे हैं। विजय को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, क्यों किया। मगर अब विजय कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि घड़ी में 3:30 बज रहे थे और नामांकन का यह आखिरी दिन था और वक्त महज 1 घंटे का बचा था।
और पार्टी कार्यालय से पाटकुरा विधानसभा की दूरी करीब 3 घंटे की थी, जहां 1 घंटे के भीतर पहुंचना असंभव था। विजय के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। माने उन्होंने जिस नेता को सियासत सिखाई, सियासत में बारंबार चुनाव जितवाए, उस नेता ने ऐन वक्त पर उनकी पीठ में ऐसा खंजर घोंपा, क्योंकि यह महज पर्चा नहीं कैंसिल हुआ था, विजय की सियासी संभावनाओं पर ताला जड़ दिया गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उस नेता पुत्र ने सीधे सीधे बगावत कर विजय का पर्चा कैंसिल कराया है, मतलब इशारा साफ है, वो पार्टी के भीतर से इस नेता को अब दरकिनार करना चाहता है। और विजय के पास अब कोई मौका नहीं है सियासत में लौटने का, क्योंकि अब वो विधायकी का पर्चा तो भर ही नहीं सकते हैं, और जब वो विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री काहे के बनेंगे। मगर विजय को एक बात समझ नहीं आई, ये नेता भी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ये तो सांसद है, तो फिर आखिर इस नेता पुत्र ने उनका पर्चा क्यों कैंसिल कराया। मगर शायद विजय महोदय को इल्हाम नहीं था कि इस नेता पुत्र ने दोपहर में 12 बजे की फ्लाइट पकड़ के सूबे में एंट्री कर ली थी और नामांकन के ऐन पहले हिंजली विधानसभा सीट से अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया था। यानी अब ये नेता विधानसभा चुनाव लड़ने वाला था, और जाहिर सी बात है, इसके पिता के लिए तो समूचे सूबे में सहानुभूति की लहर है, तो इसको तो जनता चुनाव जिता ही देगी। और हुआ भी ऐसा ही, विधानसभा चुनाव हुए और भारी मतों के साथ इस नेता पुत्र की पार्टी भी जीती, ये नेता पुत्र भी जीता, और पार्टी के भीतर जो नंबर 2 की हैसियत और अपने आप को किंग मेकर समझ रहे थे विजय महाराज, वो बड़े बेआबरू होके निकले सियासी कूचे से। मगर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, अभी 2 बरस पहले सियासत में आए इस नेता ने इतनी सियासी चतुराई से अपने सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी को किनारे कर दिया। माने जो शख्स सियासत का सा नहीं जानता था, वो इतना सियासी चालाक हो कैसे सकता है, ये हम आपको बताएंगे कैसे हो सकता है। मगर इसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अब तक भी आपको समझ नहीं आया है कि ये नेता पुत्र कौन था और इस नेता पुत्र के पिताजी कौन थे? नहीं आया है तो बता देते हैं। ये नेता पुत्र कोई और नहीं, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिनके पिता बीजू पटनायक थे, जिनका 17 अप्रैल 1997 के रोज निधन हुआ था, और जिनके निधन के बाद उपजी सहानुभूति की लहर पे सवार होकर नवीन बाबू बरस 2000 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। वैसे आज के बदले सियासी हालातों में तो आप एक और तरीके से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनते अगर नवीन पटनायक ना होते, क्योंकि अगर नवीन पटनायक ने